नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार में बम्पर वोटिंग हो रही है। बिहार में बम्पर मतदान हो रहा है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्या आम, क्या खास, क्या मंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या नेता, क्या सांसद, क्या विधायक, तमाम लोग और क्या अधिकारी, तमाम लोग वोट कर रहे हैं, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में बम्पर वोटिंग हो रही है और ये बम्पर वोटिंग किस तरफ इशारा कर रही है इस मुद्दे पर, और क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक बड़ी गलती कर दी है, वो बड़ी गलती क्या है और क्या चल रहा है बिहार के विधानसभा चुनाव में, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद है ग्राउंड जीरो से यानी बिहार की धरती से वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर भाई साहब। शशि शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। थैंक यू संतोष भाई। शशि शेखर भाई, सबसे पहली बात तो बिहार में जो बम्पर वोटिंग की बात कही जा रही है, हम स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री भी वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों में उप मुख्यमंत्री भी वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों में भावी मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, डीएम अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी भी वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। और बम्पर वोटिंग 1 बजे तक का आंकड़ा जो कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि 3 बजे का आंकड़ा 3:30 बजे के आसपास आएगा। 1 बजे तक का आंकड़ा है 42.31%। ये नीतीश कुमार साहब जो वोट करने गए बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी तस्वीर स्क्रीन पर आ रही है। और अगर इसको मैं जिले वाइज अगर बांट देता हूं कि किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है, वो भी थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता देता हूं कि बेगूसराय 46.02, भोजपुर 41.15, बक्सर 41 से ज्यादा, दरभंगा 39.35, गोपालगंज 46.73 यानी लगभग 47%, खगड़िया 43% के लगभग है, लखीसराय 46.5% के लगभग है, मधेपुरा 44.16, मुंगेर 41.47, मुजफ्फरपुर 45.5% के लगभग है, नालंदा 42% के लगभग है, पटना 38% के लगभग, सहरसा 44% के लगभग, समस्तीपुर 43, सारण 43, शेखपुरा लगभग 41%, सिवान 41.25%, वैशाली 42.42%, यानी 1 बजे तक का जो आंकड़ा है 42.31। बम्पर वोटिंग बिहार की जनता कर रही है, घरों से निकलकर बम्पर वोटिंग कर रही है। ये अब तक का आंकड़ा है और आपके स्क्रीन पर लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, इन तस्वीरों में तमाम लोग, क्या खास क्या आम, आपको मतदान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस वोटिंग को लेकर कई तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी आपके लिए जानना बहुत दिलचस्प है। शशि शेखर साहब के पास पहुंचने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, महिला मतदाता बढ़ चढ़कर वोट करती हुई नजर आ रही है। अपने स्क्रीन पर देखिए, महिला मतदाता चुनावी जीत हार में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। पिछले कई चुनावों में निभाया, इस बार भी निभाती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही महिला मतदाताओं के साथ भी आपको समाज के अलग अलग तबकों के लोग ये देखिए वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, मतदान की लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग वोट करने के लिए अपने आधार कार्ड, अपने परिचय पत्र को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो युवा लड़कियां हैं वो वोट करती हुई नजर आ रही है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, सेल्फी लेते हुए नजर आ रही है। जो मॉडल बूथ बनाए गए हैं वहां पर वोटिंग लगातार जोर शोर से जारी है। ये तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। अधिकारी हैं ये अधिकारी भी यहाँ वोट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने परिवार के साथ। ये बुजुर्ग महिला वोट करती हुई नजर आ रही है, बाकायदा टाइमलाइन दे रखा है। ये महिला, ये पुरुष, ये तमाम लोग जो है वो वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। बम्पर वोटिंग तो हो रही है, मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें बूथों पर लगी हुई तो नजर आ रही है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की लाइन लंबी लगी हुई तो नजर आ रही है। अधिकारी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, क्या खास क्या आम, तो अब आपको कुछ खास लोगों की तस्वीरें भी दिखाते हैं जो आपके स्क्रीन पर नजर आएगी, जो ये वोट करते हुए नजर आएंगे। और ये खास लोग वोट करने के बाद किस तरह से इजहार कर रहे हैं, ये तस्वीर थोड़ी सी कट गई है। इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये तेजस्वी यादव का पूरा परिवार यहाँ पे वोट करता हुआ नजर आया। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट करने के बाद अपनी उंगली पर लगे निशान को दिखाते हुए नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर नीतीश कुमार की वोट करने के बाद की दूसरी तस्वीर है। लेकिन इसी जगह पर ये सम्राट चौधरी है, बिहार के उप मुख्यमंत्री, जिनके मुख्यमंत्री बनने की बात कही जा रही है। इसके बाद अगले व्यक्ति की हम वोटिंग आपको दिखाते हैं, विजय सिन्हा।
ये साइलेंट उप मुख्यमंत्री माने जाते हैं। साइलेंट वोटर तो सुना होगा, लेकिन साइलेंट उप मुख्यमंत्री ये उपेंद्र कुशवाहा वोट करने के बाद आपको नजर आ रहे हैं, जब बूथ पर पहुंचे तो उपेंद्र कुशवाहा कैसे वहां पे जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो उनकी तरफ वो जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है और इसके बाद जो तस्वीर आएगी दोस्तों, ये बड़ी खास तस्वीर है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अब दोनों मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ये दोनों मुख्य चुनाव आयुक्त, मैं जरा आपको ये तस्वीरें थोड़ी सी बड़ी करके भी दिखा दूंगा। और ये दोनों जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये तीनों लोग बैठ के क्या कर रहे हैं जरा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों लोग जो बैठकर है, ये तीनों लोग यहाँ बैठकर वो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, क्योंकि बिहार के सभी बूथों पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। हालांकि विपक्षी दल अगर फुटेज मांगे तो उनको फुटेज नहीं दिया जाएगा और फिर कंप्लेन, बूथ पर वोटरों को मतदान करने से रोका जा रहा है, बिजली काट दी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग की जा रही है, खास समुदाय के मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। इस तरह की शिकायतों की भरमार है। ये राष्ट्रीय जनता दल ने पोस्ट किया है कि दानापुर विधानसभा में प्रशासन ने नावों का जो परिचालन है वो बंद करवा दिया है और हजारों वोटर वोट डालने के लिए अपने बूथ पर नहीं जा रहे। एक स्टीमर जो दिन में एक ही राउंड मारती है, जिसके भरोसे 10,000 से अधिक वोटरों को छोड़ दिया गया है। हालांकि ये नाकामी पिछले 35 सालों से सरकार चला रहे तमाम राजनीतिक दलों की है कि सड़क रास्ते के जरिए बूथ पर पहुंचने का इन्होंने कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। और आज अब ये आरोप लगाने की नौबत आ रही है। फिर वो भाजपा के गुंडा की बात करते हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। और यहाँ पे बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कई बूथों से सूचना प्राप्त हो रही है कि राजद व महागठबंधन समर्पित मतदाताओं वाले बूथों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग करवाई जा रही है। इस तरह की शिकायत भी राष्ट्रीय जनता दल लगातार कर रहा है। और बिजली काटी जा रही है, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक वाले मतदाता ज्यादा है, जहां राष्ट्रीय जनता दल का जो गढ़ है वहां पर बूथों पर बिजली भी काटी जा रही है ताकि स्लो वोटिंग करवाई जा सके। इस तरह के कई आरोप लगातार राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये तमाम राजनीतिक दल लगा रहे हैं। बिहार कांग्रेस पार्टी ने तो भी आरोप लगाया है कि बूथों पर जानबूझकर स्लो वोटिंग करवाई जा रही है। तो एक तरफ लगातार जो बंपर मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की शिकायत। और ये बड़ा दिलचस्प है, जो लगातार हम कह रहे थे वो लगातार जो चीजें लालटेन ही तीर है और तीर ही जो लालटेन है उसको लेकर भी लगातार कई तरह की बातें कही जा रही थी। नीतीश कुमार की पार्टी ने कभी उसका खंडन नहीं किया और अब राष्ट्रीय जनता दल ने भी ये पोस्ट करके कई बातें एक तरह से बता दी है। तो ये बिहार की राजनीति की चुनावी हकीकत आपके सामने नजर आ रही है। शशि भाई माफी चाहूंगा, थोड़ा सा देर से आपके पास आया, लेकिन तमाम तस्वीरें दिखानी जरूरी थी। सबसे बड़ा सवाल, कह रहे बिजली काट दी गई, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी कह रही है, कह रहे बूथों पर मतदाताओं को जाने नहीं दिया जा रहा, पुलिसकर्मी रोक रहे हैं, जानबूझ के स्लो किया गया। जो राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत गढ़ है वहां पे ईवीएम खराब मशीनें भेजी गई। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि 10 जिलों में खराब मशीनें भेजी गई। भैया जब इतना गड़बड़ झाला है, इतनी शिकायतें हैं, शिकायतों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, फिर भी चुनाव। और राहुल गांधी ने चुनाव से पहले, चुनाव से महज 18-19 घंटे पहले हरियाणा को लेकर वोट चोरी का एक खुलासा कर दिया। चुनाव संपन्न हो गया, उसके कितने दिनों बाद वोट चोरी का खुलासा किया। बिहार में आप लंबे समय तक घूमे, बिहार की लड़ाई सामने है, हरियाणा के जरिए बिहार कैसे साथ लोगे? बहुत बड़ी गलती क्या राहुल गांधी ने की? संतोष भाई देखिए, सारी बातें आपने गिना दी कि क्या गलतियां हुई और क्या हुई, क्या क्या हुआ। 1 महीने तक लगभग बिहार के हर जिले में राहुल गांधी गए, एसआईआर पे बात हुई, कल कथित तौर पे जो है बड़ा खुलासा हुआ और वो खुलासा सही है। अगर एक ही तस्वीर, वो भी एक ब्राजीलियन मॉडल की एक तस्वीर 22-22 जगह पे है, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पर ये गलतियां हुई और कैसे उसको जाने दिया गया, रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं हुई। नहीं, गलतियां हुई नहीं, ये किया गया, जानबूझकर किया गया ये। नहीं, मैं ये कैसे कहूँ ये जानबूझकर किया गया है? हम्म। ये सबूत कहाँ से आएगा कि ये जानबूझकर किया गया है? 60-70 करोड़ वोटर, मतलब इतने वोटर हैं
और ये लिस्ट में एंट्री करना, फोटो डालना, मतलब एक चुटकुला चलता था कि भाई पहले कि वोटर कार्ड और बाद में आधार कार्ड की अपनी तस्वीर देखिए और आप अपने आप को देखिए, पहचान नहीं पाएंगे। तो ये जो प्राइमरली जो वोटर लिस्ट तैयार करने का काम होता है वो बीएलओ लेवल पे होता है, या जो तस्वीर खींचकर उसमें डालने का काम होता है वो बहुत नीचे के लेवल पे होता है। उसमें सीईसी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी कोई क्रॉस चेक करते होंगे मुझे नहीं लगता। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेवारी उन्हीं की है, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन आप फैक्ट लाकर लोगों को जगाकर और ये तमाम आरोप लगाकर, जिन आरोपों की गिनती आपने की उसमें तो अभी तक चलिए शुक्र है कि एक आरोप अभी तक नहीं आया कि ईवीएम का ही खराब हो गया। गर्मी का मौसम होता तो शायद ये 2-3 जगह से आरोप आ चुके होते कि नहीं, फलाने ईवीएम खराब का भी कई जगह से आया है और कई जगह 1-1 घंटे 1.5 घंटे तक वोटिंग रुकी रही है। रुक अच्छा, रही है। इसमें भी दिलचस्प सवाल है कि ईवीएम चेक करके भेजी जाती है, खराब ईवीएम को पहले हटा दिया जाता है और सुबह मतदान करने से पहले, मतदान शुरू होने से सवा घंटे पहले ईवीएम पे मॉक पोलिंग भी की जाती है, उसके बावजूद भी ईवीएम का खराब होना। इसके लिए कह सकता है इलेक्शन कमीशन की भाई साइंस में जो होता है ना, 1% के लगभग एरर छोड़ दिया जाता है, प्लस और माइनस। तो वो एरर चलता है उतना, मान लीजिए 2 लाख 3 लाख ईवीएम है, उसमें से 2-4 अगर इस तरह होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और असल आरोप ये भी नहीं है कि ईवीएम काम नहीं किया या खराब हो गया। असल आरोप तो विपक्ष का ये है कि वोट की चोरी हो जाती है, ईवीएम में भी हेर फेर हो जाता है, काउंटिंग में हेर फेर हो जाता है। फिर एक जो एसआईआर या वोटर लिस्ट को लेकर के कहा राहुल गांधी जी ने, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब हर जगह आपको शंका है, सवाल है, डाउट्स है, तो आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? आप हार कर जीतने वाले को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्यों देते हैं? तो इसका एक संभावित और स्टीरियोटाइप जवाब है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि विपक्ष के रहते हुए क्या अब मतलब हो जा रहा है, क्या बदलाव आ जा रहा है? वो तो वही रहा है जो सत्ता चाहती है। आप कहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करते हैं, सुनवाई नहीं होती। तो फिर जब नहीं होती है, आप जनता को जागृत किस तरह, मतलब आप सिर्फ इन्फॉर्म कर देते कि ऐसा हो रहा है। जागृति जैसे कोई काम नहीं है। राहुल जी 1 महीना घूमे फिर चले गए और अब चुनाव आया तो 2-4 दिन इधर घूम रहे हैं बिहार में। तो इस तरह से लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, पहली बात। और दूसरी बात फिर वही कि आपको जब पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, ईवीएम, वोटर लिस्ट पे ही भरोसा नहीं है, तो आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं भाई? एक आध चुनाव मत लड़िए। आपके चुनाव नहीं लड़ने से जनता का कोई मतलब बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ जाएगा। तो फिर इसका भी एक जवाब है संभावित कि तानाशाही आ जाएगी, तो आने दीजिए। अगर जनता तानाशाही चुन लेती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है, तो आपको क्या दिक्कत है? आने दीजिए। जनता तय करेगी कि हमको लोकतंत्र में रहना है कि राजतंत्र में रहना है या तानाशाही में रहना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप डेटा ले आते हैं, रख देते हैं, उस डेटा का कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप अदालत में उसकी मुकम्मल एक लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आप ये नहीं कहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि इसको ठीक किया जाए, अन्यथा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको आपको याद होगा तेजस्वी यादव का एक बयान था एसआईआर के दौरान कि ऐसे में चुनाव लड़ने का क्या फायदा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा बयान था। तो जब आपको पता ही है कि कोई फायदा नहीं है तो मत लड़िए। आप गिना देते हैं कि हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसे ही हुआ। फिर आप ये नहीं कहते कि तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ। तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? ये जो बम्पर वोटिंग आप देख रहे हैं, क्या वो राहुल गांधी के एसआईआर पर जागृति के कारण हो रहा है? नहीं। और आपने अभी बताया अपनी रिपोर्ट में, इंट्रो में, कि महिलाएं ज्यादा लाइन में है। ये सब नीतीश कुमार के 10,000 रुपए का कमाल है। ये सब नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण के अभियान का कमाल है।
वो महिलाएं हैं, चाहे वो जीविका दीदियां हो, चाहे वो शिक्षिका हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की महिलाएं हो जिनको नौकरियां मिली है, चाहे वो बिहार पुलिस की महिला सिपाही हो, जो आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी पुलिस पे, स्टेट पुलिस में महिला सिपाही है तो बिहार में है। इसको क्या नकार दिया जाए? नहीं, ये आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव के बयान का हवाला देके, राहुल गांधी के आरोपों का हवाला देके कि गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल का नाम आना तो गलती हो सकती है, उनकी फोटो आना तो गलती हो सकती है, नाम तो कुछ और आ गया था, फोटो आना तो गलती हो सकती है, लेकिन अगर वो 21 जगह 22 जगह नाम है तो कहीं ना कहीं वोट तो पड़े होंगे। अब बिना, अब कोई भी आंखों आंखों देखा अंधा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप वोट देने जाएंगे तो वहां तमाम पार्टियों के बीएलए भी होते हैं। चुनाव आयोग भी ये कहता है कि भैया आपके भी बूथ लेवल एजेंट वहां होते हैं बूथ के अंदर, तो आप वो वहां पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं जताते? देखिए, इससे एक बड़ा सवाल है, राहुल गांधी सच तक पहुंचने की तलाश में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन एक जगह जाकर अटक जाते हैं या एक जगह जाकर अटका दिए जाते हैं। मेरा अपना, चूंकि मैंने ग्राउंड जीरो पर चुनाव कवर किया है, सबसे बड़ी बात बता दूं कि पिछले 7-8 सालों में, शशि भाई, पिछले 2014 के बाद आप ये मान के चल लीजिए कि 15-16 तक भी नहीं, लेकिन 2017 के बाद से, 2017 के बाद से जो बूथ लेवल ऑफिसर है घर घर जाना छोड़ दिया। मेरे घर पे तो आज तक कोई बीएलओ नहीं आया, और वो राजनीतिक पार्टी के मंडल जिलाध्यक्ष, मंडल जिलाध्यक्ष भी बहुत बड़ी पद है, मंडल अध्यक्ष तक बैठ के वो सारा वोटर लिस्ट काम हो जाता है, किसको रखना है किसको जाना है। एक उससे भी बड़ी बात कि अगर एक ब्राजीलियर मॉडल का 22 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, वो फिजिकली 22 जगह नहीं जा सकती है। अगर एक मतदाता का अलग अलग नामों से 100 जगह नाम है, वो 100 जगह फिजिकली नहीं जा सकता। अब जो खबर आती है कि 5 बजे तक इतनी वोटिंग, 6 बजे तक इतनी वोटिंग, अगले दिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, तीसरे दिन और बढ़ा दिया जाता है, चौथे दिन और बढ़ा दिया जाता है। राहुल गांधी उस तक नहीं पहुंच पा रहे कि क्या कहीं ऐसी गड़बड़ी हो रही है कि वोटिंग खत्म होने के बाद, ईवीएम मशीन के स्ट्रांग रूम में जाने के बाद, क्या कहीं कोई कॉल सेंटर, कोई डेटा सेंटर, कोई मैनेजमेंट सेंटर ऐसा बना है जहां से ईवीएम में वोट बढ़ाए जाते हैं? अच्छा, एक सवाल और उठता है, लोग कहते हैं कि भाई क्या पूरे, अगर मैं सिर्फ लोकसभा की बात करूं, तो क्या पूरे के पूरे 543 पे गड़बड़ हो जाएगी? पूरे के पूरे 543 पे गड़बड़ करने की जरूरत है भी नहीं। हकीकत में जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी का वोटर है, जो कांग्रेस का वोटर है वो कांग्रेस का वोटर है, जो सपा का वोटर है वो सपा का वोटर है, मोटे तौर पर है। फ्लोटिंग वोटर जो होते हैं वो 5 से 7% होते हैं, और जो सीट का आंकड़ा होता है, जैसे हरियाणा में जो जीत हार का जो सीट का आंकड़ा था वो 7-8 सीटों का था। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हार का जो अंतर था वो सिर्फ 15 सीटों का था। 125 एनडीए गठबंधन, 110 विपक्षी इंडिया गठबंधन। तो आपको कायदे से 10-12 सीटों पर ही इस तरह की हेरफेर, इस तरह की गड़बड़ी तो करनी हुआ होती है। हुआ यहाँ और पर जो 50 चुनाव है। आयोग, नहीं, एक चीज और कर दे, जो चुनाव आयोग एरर की बात करता है, आप सीधे सीधे कहिए कि पिछली बार जो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों में जो वोट प्रतिशत का अंतर था सचिव भाई, 0.03% था। एनडीए गठबंधन को 1,57,02,650 वोट मिले थे। विपक्षी इंडिया, उस समय महागठबंधन था, उसको 1,56,91,500 वोट मिले थे। अंतर था सिर्फ 11,150 का, यानी 200, पूरे 243 सीटों पर। वही वही अब जो बता तेजस्वी रहा था यादव ने जो प्रमोद, कहा, अब एक तेजस्वी मिनट यादव ने जो कहा, नहीं, मैं एंड करता हूं, तेजस्वी यादव ने जो कहा कि अगर ये हालत रहा तो हम चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, लेकिन इस देश का ये संवैधानिक व्यवस्था का दुर्भाग्यपूर्ण हालत देखिए कि विपक्ष के नेता को जुडिशरी पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, और अदालत के सम्मान के साथ कहूंगा कि भरोसा करे भी कैसे, जब महाराष्ट्र में बवाल उठता है, जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं, नई सरकार का गठन हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये आपने गलत किया, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देते। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह संविधान पर, लोकतंत्र पर, चुनाव पर, वोटर लिस्ट पर अगर सवाल उठ रहा है, तो इससे बड़ा संवैधानिक संकट इस देश पे कोई नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट का जो मूल काम है, मैं फिर से मुकदमे की सुनवाई, फैसला वो अलग चीज है, सुप्रीम कोर्ट का मूल काम इस देश के संविधान की रक्षा करना है। कई बार उसने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की रक्षा के लिए आगे नहीं आती, तो जब विपक्षी नेताओं के पास कोई ठिकाना नहीं है, कहां जाए, क्या शिकायत करे, किससे शिकायत करे? इस देश ने देखा है, इस देश ने देखा है शशि भाई कि गांधी परिवार का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। उस गांधी परिवार की ताकतवर महिला नेता जो कभी तक चुनाव नहीं हारी,
जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि अदालत के कटघरे में उनको खड़ा किया जाएगा। लेकिन एक जज ऐसे निकले जिन्होंने कहा उस समय की ताकतवर महिला से, जिस पार्टी ने कभी चुनाव नहीं हारा था, कि आप प्रधानमंत्री तो छोड़िए, सांसद बने रहने तक के लायक नहीं है। गलतियां पहले भी होती थी, कांग्रेस ने भी बहुत पाप किए हैं, लेकिन सजा मिलती थी। आज दिक्कत है कि गलतियों की बात आती है लेकिन कोई सजा देने वाला नहीं। चुनाव आयोग कहता है कि दम है तो चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में। ये ऐसा ही था जब अन्ना आंदोलन के अरविंद केजरीवाल को कहते थे यही नेता, कह रहे दम है तो चुनाव लड़के दिखा दो, क्यों हम पे आरोप लगा रहे हो। क्या वाकई ऐसी सूरत में अब उस स्टेज पे भारत का लोकतंत्र पहुंच गया है, जब राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर लिखने की बजाय सड़क पर उतरना होगा और यह कहना होगा कि इस वर्तमान व्यवस्था पर हमारा विश्वास नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ये जनता को तय करना है कि वो वोट डालने जाए या ना जाए। इस तरह की सरकार में हम चुनाव के जरिए उनको वैधता प्रदान नहीं करेंगे। क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं राहुल गांधी, क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं तेजस्वी यादव? ये क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं, उसका बड़ा एक मतलब सरल कारण है, क्योंकि सत्ता में जो होते हैं, जो वो पावर को एंजॉय करते हैं, तो जो विपक्ष में होता है पावर उसके पास भी होता है, सुविधाएं उसके पास भी होती है। ये लोग की मतलब इस देश में अगर दो व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की तुलना की जाए, तो प्रधानमंत्री के बाद मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ही सुरक्षा व्यवस्था उतनी तगड़ी होगी, गृह मंत्री वगैरह को अगर उसमें शामिल कर लें। और इसके अलावा ये भी है कि 11-12 साल हो गए मोदी जी को आए हुए हैं, और आपको 2013 के भाषण उनको हम लोगों को याद करना चाहिए, जब वो रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर कहते थे कि दामाद जी को जेल भेजेंगे। तब भी मैंने कहा था कि राजनीति में एक का दामाद सबका दामाद होता है। आज तक रॉबर्ट वाड्रा एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए भी बिहाइंड बार नहीं रहे हैं। तो ये उस पॉलिटिक्स का ही पावर है, जिस पॉलिटिक्स को गांधी परिवार या कोई और भी लोग एंजॉय करते हैं। तो कौन जाए मतलब दिल्ली जॉक, दिल्ली की गलियों को छोड़कर, इतना आलिशान बंगला है, इतनी सिक्योरिटी है, इतना पावर एंजॉय कर रहे हैं, आरोप लगते हैं, सजा होती नहीं है, सजा दिलवाई नहीं जाती है। बस उसी तरह है कि दिन का इंतजार कर रहे हैं कि इनका जब घड़ा भर जाएगा, अभी जब ये घड़ा फूट जाएगा तो हमारा घड़ा आ जाएगा लाइन में, तब हम पानी भर लेंगे नल से। तो आप जो कह रहे हैं कि सड़क पर उतरना है, क्यों उतरेंगे? इतनी सड़क पर उतरने में मेहनत लगता है। अब पुराने जमाने की बात नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर गांव में घूमकर खटिया पे सोते थे, या लोहिया जी और जॉर्ज फर्नांडिस 50-50 लोगों की भीड़ को संबोधित करते थे। अब तो बकायदा जब लोग चलते हैं तो एसी ट्रक और एसी कंटेनर और पता नहीं कौन कौन सा खाना और सब कुछ चलता है। तो वो जो लोकतंत्र बचाने की असल लड़ाई है, वो आप नहीं कर रहे हैं। और जनता, आप जनता से अपेक्षा कर रहे हैं, जिस देश की जनता 80 करोड़ 5 किलो अनाज ले रही है, जिस देश के युवा रील बनाकर प्रधानमंत्री के शब्दों में पैसा कमा रहे हैं, उस देश का युवा आपके लिए लड़ाई लड़ेगा? क्यों लड़ेगा? आपने बदले में क्या क्या दे दिया है उसको? डेटा देते हैं और वो मतलब रील बनाता है। कोई कहता है समोसा पकौड़ा तल लो। भाई आपका, अब मैं ये कह रहा हूं कि आपका स्टेट गवर्नमेंट भी तो है। देखिए राहुल जी की डायलेमा है, ये उनके लोग उनको शायद नहीं बताते होंगे कि आप एक मुद्दा उठाते हैं। आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, तो ये जो 60% मतलब ये कास्ट सेंसस की जो बात हुई थी, कास्ट सर्वे तो नीतीश कुमार ने की थी, बकायदा उसको बिहार में उन्होंने इंप्लीमेंट किया, उसको सार्वजनिक किया, उसके अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन बढ़ाया। तो राहुल जी को लगा कि ये तो बड़ा मुद्दा है, लपक लिया उन्होंने। उसकी परिणति ये हुई कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर चलेंगे। और फिर जो रिजल्ट हुआ बिहार में या पूरे देश में, ठीक है, वो एक 10 साल का इनकम्बेंसी कह लीजिए, अलग अलग कारण कह लीजिए, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट की कि उनकी सीटें घट गई। लेकिन आप वोटर लिस्ट पर मान लीजिए एक मुद्दा उठा रहे हैं, आप उसको एक रिजल्ट तक तो पहुंचाइए। और वो राजनीति करने वालों का काम सिर्फ चुनाव का समय शुरू होगा 6 महीना पहले, या वो सतत 5 साल चलने वाला काम है। अमित शाह तो लगातार 5 साल चुनाव के लिए काम करते हैं, मोदी लगातार 5 साल के लिए चुनाव का काम करते हैं। राहुल गांधी को क्यों 6 महीने साल भर पहले याद आता है? जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये सारा रिसर्च तो किया नहीं होगा।
उनकी टीम ने किया होगा, तो उनकी टीम 5 साल क्या करती है? यही नहीं, ये वोटर। आपने बिल्कुल सही कहा शशि भाई कि राहुल गांधी की टीम क्या करती है, और राहुल गांधी की टीम उनको देती है तो 80% नतीजा देती है, 20% छुपा लेती है। अब ये अजीब सी स्थिति कि राहुल गांधी खुद उस आगे तक सोच नहीं पाते। सड़क पर उतरने की बात आपने बिल्कुल ठीक कही। मुझे सिर्फ 2 वाक्य की याद आ रही है, उसके बाद हम इस चर्चा को विराम देंगे। विनोद खन्ना, कायदे से देखा जाए तो राजेश खन्ना के बाद बॉलीवुड के बड़े स्टार, और राजेश खन्ना से बड़े स्टार, फिर वो ओशो के प्रभाव में आए, विदेश चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी जगह पर अमिताभ बच्चन स्टार बने। वो लोकसभा सांसद बने, मुझे जहां तक याद आ रहा है गुरदासपुर से। एक बार प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने लाठियां चला दी, उनका सर फूट गया था। वो पट्टी बांधकर संसद भवन आए थे। तो बॉलीवुड से आने वाला अभिनेता सड़क पर उतरकर लाठियां खा रहा है, और मुझे पिछले 8-10 सालों में याद नहीं आ रहा कि कोई बड़ा नेता विपक्ष का सड़क पर उतर के जिसने पुलिस की लाठियां खाई। तो ये राजनीति बदल गई है। अब नेता फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पे, इसकी शादी में गया मैं, यहाँ मृत्यु हो गई तो इनको शोक जताने गया मैं, इस फंक्शन में गया मैं। मुझे संघर्ष की कोई तस्वीर किसी के भी सोशल मीडिया पर नजर नहीं आती है। ये राजनीति बदलते हुए नजर आती है। दूसरी बात आपने नीतीश कुमार की कही, थोड़ा सा मैं नीतीश कुमार के बारे में डाल देता हूं। मैं आमतौर पर उनको बहुत शातिर राजनेता कहता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री बने, और ऐसा मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी में से ईबीसी ऐसा निकाल के उन्होंने अलग कर दिया कि लालू यादव जैसे पिछड़ी जाति के समाज के नेता को उन्होंने सिर्फ यादवों का नेता बनाकर छोड़ दिया। फिर रामविलास दलित को पासवान टकराए उनसे। दलित को 2 कैटेगरी में बांटा, दलित और हाँ, वही आ महादलित। रहा हूं। फिर मुसलमानों को रामविलास 2 कैटेगरी में बांटा, पसमानदा। वही आ रहा हूं। फिर रामविलास पासवान को ऐसा धोया उन्होंने कि दलित से महादलित निकाला, और दलित में सिर्फ पासवान जाति को छोड़ दिया। तो जो रामविलास पासवान दलितों के नेता हुआ करते थे 20-21-22% के, पासवान को उनको 5-5.5% पासवान का नेता बनाकर छोड़ दिया। अब तीसरी चीज भी आ जाती है, जो आगे आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा, कि जो नरेंद्र मोदी हिंदुत्व सम्राट माने जाते हैं, ऐसा जातीय सर्वे करवा दिया कि वो भी अब बिहार के कई इलाकों में उनकी तेली वाली जो पहचान है उसको ज्यादा लोग लेकर आ रहे हैं। तो खैर, ये नीतीश कुमार की एक शातिर राजनेता की यही पहचान होती है। और आज सुबह से एक बड़ा उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है शशि भाई, कि 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा ढाया गया, 18 दिसंबर 1992 को सदन में खड़े होके उन्होंने ऐसा जलील किया अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को, कि अटल बिहारी वाजपेयी सदन छोड़कर उठकर भाग गए थे। वो दौर था जब उन्होंने कहा था कि मंडल वाले हिंदू अलग होते हैं, कमंडल वाले हिंदू अलग होते हैं। और आज वो मंडल वाले हिंदुओं के साथ, मंडल वाले हिंदू की राजनीति करते हुए कमंडल वालों के साथ मिले हुए हैं। लेकिन तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर का नारा जो है वो वाकई आगे निकल रहा है। और चल जैसा रहा आपने है। कहा, इसको मैं बस कंक्लूडिंग पॉइंट बता दूं। ये नीतीश जी, मंडल कमंडल की बात की आपने, वो उनकी कोर पॉलिटिक्स आज भी मंडल है। 2-2.5% बिल्कुल कास्ट की जो उनका जो कास्ट है वो 2-2.5% है। और उसके बूते वो 20 साल सीएम नहीं रहे। उन्होंने 50% वोटर को साधा है पिछले 20 सालों में। और ये जो महिलाओं की कतार देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है, जो आगे और दिखेगा, चाहे नीतीश कुमार रहे न रहे। नंबर 1। नंबर 2, जो हम राहुल गांधी पर बात कर रहे थे, तो मैं चाहता हूं संतोष भाई कि इस मैसेज को आप पहुंचवाएं उन तक कि वो कश्मीर से आते हैं, उनकी विरासत कश्मीरी है। और कश्मीर का शैव दर्शन जो है ना वो बहुत अद्भुत है। अभिनव गुप्त का, उसको उनको पढ़े 12वीं शताब्दी के अभिनव गुप्त और उनके शैव दर्शन को। उसमें एक शब्द आता है प्रत्यभिज्ञ। प्रत्यभिज्ञ मतलब खुद को पहचानना, कि आप जो है वो भूल चुके हैं। आप भूल चुके हैं कि आप नेहरू गांधी परिवार की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको वो याद करना है, लेकिन वो याद कैसे होगा मुझे नहीं मालूम। उसको याद करने का तरीका उसी शैव दर्शन में है। नहीं शशि भाई, यहाँ पे समस्या ये है कि उनके इर्द गिर्द जो है वो सब वामपंथी विचारधारा वाले हैं। नहीं, ये तो तो सारा वामपंथी, मैं ये तो वामपंथी विचारधारा का हिंदुत्व और सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। ये तो दत्तात्रेय ब्राह्मण है ना, खुद कहते हैं जनेऊ दिखाते हैं। तो दत्तात्रेय ब्राह्मण को कश्मीर का शैव दर्शन प्रत्यभिज्ञ चैप्टर है, गूगल कर लेंगे, छोटा सा मिलेगा। एक बार वो कहानी पढ़ लेनी चाहिए, मुझे लगता है उससे उनको उनका भला होगा। नहीं तो ये इसी तरह की राजनीति करते रह जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी तक ये सलाह पहुंचेगी,
क्योंकि बहुत सारे वीडियो कांग्रेसी देखते हैं और बिना क्रेडिट दिए हुए वो आगे तक पहुंचाते हैं, अपना सुझाव देते हुए पहुंचाते हैं। ऐसे 2-3 वाक्य तो हो चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी तक ये वीडियो पहुंचे, वो इसको देखे और शायद अपनी आदतों में सुधार लाए। जो लड़ाई वो शुरू करते हैं, उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का कम से कम मादा तो रखे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए शशि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि मतदान जारी है, तो हम लगातार इस तरह की खबरें लेकर अपने दर्शकों के सामने आते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। कोशिश करेंगे कि हर 1-1.5 घंटे पे हम कुछ नया वीडियो डालकर आप तक कुछ नई जानकारी पहुंचा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद शशि भाई, और तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार।